हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल पुनर्जागरण, दोबारा जागरण, लोगों में चेतना जब आने लगती है तो वह लोग दोबारा चीज़ों में क्वेश्चनिंग करते हैं तो उस काल को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो मौर्य काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल के स्थानीय वंश शुंग, कण्व और सातवाहन थे। मौर्योत्तर काल में हम 3 वंशों को पढ़ेंगे, शुंग, सातवाहन और कण्व वंश। और इसी में हम विदेशी शासकों का भी क्रम देखेंगे, यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि के बारे में। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व का काल शुंग वंश का काल कहलाता है। हरप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसी या ईरानी बताया है। बाणभट्ट के निम्न जाति एवं अनार्य बताया है। दिव्यावदान में शुंगों को मौर्य बताया गया है। पाणिनि के अनुसार शुंग भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण और कालिदास के अनुसार शुंग वैश्विक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। यानी कि शुंगों को हमने क्या माना है? ब्राह्मण माना है। शुंग भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, किसने बोला है? पाणिनि ने बोला है। पाणिनि के अनुसार ब्राह्मण थे भारद्वाज गोत्र के। और वहीं कालिदास कहते हैं कि शुंग जो थे वैम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। मेरुतुंग की थेरावली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है। इसमें पुष्यमित्र का भी वर्णन है। शुंग वंश के शासकों का क्रम देखें तो पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं के नाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। शुंग वंश के शासकों के क्रम में सबसे पहले आता संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद वसुदेव या फिर सुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र। वसुमित्र के बाद आंध्रक या भद्रक, फिर पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र और भागभद्र और अंतिम शुंग शासक देवभूति। बहुत बार पेपर में हमको इसके लिए क्रम जमाने के लिया जाता है, तो हम इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक लगाएंगे। जैसे पुष्प गिरा अग्नि में, तो पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र। ज्येष्ठ का मित्र तो वसुज्येष्ठ, वसुमित्र। फिर आता है अंधक, अंधे ने पुल बना दिया तो अंधक पुलिंदक। घोष का किसने? वज्र जैसा मित्र है, इसकी घोषणा हुई तो घोष वज्रमित्र। भागभद्र देवभूति, भागवत में हम देवों की आहुति देते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, तो भागभद्र देवभूति। ऐसे करके हमने रिलेट कर लिया। पुष्यमित्र अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ वसुमित्र, आंध्रभद्रक पुलिंदक, घोष वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति। पुष्यमित्र शुंग, इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके की थी। लास्ट मौर्य शासक कौन होता है? बृहदत्त, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। बृहदत्त को हर्षचरित्र में प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है, जो दुर्बल हो गया था इसलिए उसको प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है। पुष्यमित्र को हरिवंश में औदभिज्य भी कहा गया। औदभिज्य यानी अचानक उठने वाला। एक सेनापति से राजा बन गया, दूसरा राज्य स्थापित कर लेता, अचानक से उठ गया तो उसको क्या बोला गया है? औदभिज्य भी कहा गया है। घोसुंडी अभिलेख, हमें बहुत बार प्रश्न आ जाता है। घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है। सर्वतात का संकर्षण की उपाधि किसको दी गई? पुष्यमित्र शुंग को दी गई है। सर्वतात का संकर्षण है ना, किसमें? घोसुंडी अभिलेख में मिली है। पुष्यमित्र ने सेनापति तो सेनापति की उपाधि धारण की। पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मणवादी था। धनदेव का अयोध्या अभिलेख हमको बताता है कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसका पुरोहित कौन था? पतंजलि था। पासे पतंजलि, पासे पुष्यमित्र शुंग था। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करा दिया था। ये बौद्ध धर्म को उतना नहीं मानता था, इसने बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। सीधी सी बात है, ब्राह्मण था तो वैदिक धर्म वापस स्थापित कर, क्योंकि उस समय तो क्या आ गया था, अपने यहाँ बौद्ध धर्म की प्रधानता हो गई थी। अगर हम अशोक के टाइम पीरियड में देखते हैं तो पुष्यमित्र शुंग आता है, इसने दोबारा वैदिक धर्म की स्थापना की। इसका काल वैदिक पुनर्जागरण काल माना जाता है। जी आर शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषित राम विहार को पुष्यमित्र शुंग ने जला दिया था और शाकल में घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा। ये इतना ज़्यादा चिढ़ता था बौद्ध धर्म से। ये हमको कहाँ से पता चलता? कौशाम्बी के घोषित राम विहार से, जिसमें इसने शाकल में घोषणा की थी। कौशाम्बी का अभिलेख जो है रानू कारुबाकी से संबंधित था, जिसको हमने अशोक के टाइम पे देखा था पिछली वीडियोज़ में। पुष्यमित्र के यवन आक्रमण जो पुष्यमित्र शुंग था इसके समय में यवन आक्रमण हुआ और इसकी हमको जानकारी पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि क्योंकि किसके समय में था? पुष्यमित्र शुंग के समय में था, तो पतंजलि और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में मिलती है। पतंजलि की महाभाष्य है ना, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम से हमको जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुए थे। गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि यवन साकेत, पांचाल एवं मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। इसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता के युग पुराण से मिलती है।
अब हमें पता चलता है अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस को माना है कि जो डेमेट्रियस था उसने उस समय आक्रमण किया था। वहीं पुष्यमित्र शुंग का पौत्र जो होता है वसुमित्र, पुत्र नहीं, पुत्र की जगह पौत्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यवनों को हराया था। बाद में विदर्भ युद्ध, पुष्यमित्र शुंग के समय हम देखते हैं विदर्भ माने महाराष्ट्र साइड भी युद्ध होता है। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। जो मालविकाग्निमित्रम है उसमें हमें पता चलता है कि अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने माधव सेन का पक्ष लेते हुए यज्ञसेन को हराया। उसने किसका, माधव सेन का साइड लिया और यज्ञसेन को हराया था। और वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य का बंटवारा किसके बीच में किया था, माधव सेन और यज्ञसेन के बीच किया था। यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत या शत्रु कहा जाता है। यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत या शत्रु माना जाता है क्योंकि उसने हराया था यज्ञसेन को, इसलिए वो उसको शत्रु मानता था। पुष्यमित्र शुंग का बेटा आता है अग्निमित्र। अब हम देखेंगे अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उप गवर्नर था। ये विदिशा जो है वहाँ का गवर्नर रहता है अग्निमित्र, जब पुष्यमित्र शुंग रहता है शासक। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक भी हम अग्निमित्र को मानते हैं। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र को वैम्बिक कुल का माना गया है। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रहती थी। अग्निमित्र के समय में भगवती कौशल नामक एक स्त्री जो थी वो रहती थी, भगवती कौशिकी। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की उल्लेख मिलते हैं। इनको क्या कहते थे, पंचवृष्टि वीरों। अतः शुंग काल को भागवत धर्म के विकास की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। शुंग काल में भागवत धर्म का विकास होता है। शुंग वंश के नवे शासक काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटिओलकीडस का राजदूत हेलियोडोरस आता और उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। किसने, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हम बोलते हैं। ये कहाँ था, विदिशा में वासुदेव के सम्मान में बनाया गया था। शासक उस समय भागभद्र था। हर्ष चरित्र में वर्णित है कि शुंग काल के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके प्रधानमंत्री प्रिय सेनापति थे। इन्होंने क्या किया था, बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग सेनापति ने अपने राज्य की स्थापना की थी शुंग वंश की। अब शुंगों की हत्या किसने की थी, तो शुंगों की हत्या कण्व ने की थी। कण्व कौन था, वासुदेव कण्व, 75 ईसा पूर्व में आता है और इसने देवभूति की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री था देवभूति का, जिसने हत्या की थी ये प्रधानमंत्री था। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी। अब हम शुंग काल का सांस्कृतिक विकास देखेंगे। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया क्योंकि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ भी कहाँ बना था, विदिशा में बना था। अग्निमित्र कहाँ का गवर्नर था, तो विदिशा का था। शुंगों की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र एवं विदिशा दूसरी राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ क्योंकि ये ब्राह्मणवादी था, तो इन्होंने प्राकृत भाषा की जगह अब फिर से संस्कृत भाषा का चलन होने लगा। इसके उत्थान में पतंजलि का योगदान जो था महत्वपूर्ण माना जाता है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। मनुस्मृति, अब हम कुछ देखेंगे मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप आज हम देखते हैं शुंग काल में हुआ था। मनु भृगु वंश के थे। मनु किस वंश के थे, भृगु वंश के। मनु भृगु वंश के थे। मनुस्मृति के अनुसार राजा सबका होता है ब्राह्मण को छोड़कर। मनुस्मृति बोलती है कि राजा सबका है लेकिन ब्राह्मणों का नहीं है। अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति थी। यानी कि जैसे हम किसी को भूमि वेतन नहीं दे पाए तो हम उसकी जगह पे हमने एक भूमि का टुकड़ा दे दिया, तो इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इसको मान्यता देने वाली पहली पुस्तक मनुस्मृति थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा लेकिन पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी, ना तो विधवाओं के मुंडन को प्रावधान किया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हॉलहेड ने किया था। एनवी हॉलहेड ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अकोर्ड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से। अकोर्ड ऑफ जेंटू लॉ किसने किया था, हॉलहेड ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। स्तूप कला, शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा। पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग हुआ। सांची के जो स्तूप हैं इसमें पाषाण द्वारा संवर्धित करके उसका आकार बढ़ाया गया था। भरहूत और बोध गया के स्तूपों और तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। तो जो भरहूत और बोध गया के स्तूप है ना, और तोरण द्वार, इनका भी इस निर्माण जो था शुंग काल में होता है। भरहूत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धर्मभूति का उल्लेख है। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन, लोक धर्म से संबंधित चित्र, गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन नहीं हुआ है, बल्कि हम देखते हैं कि बुद्ध को जहाँ जहाँ उनको दर्शाना था बौद्ध काल को, वहाँ पे स्तूप, धर्म चक्र, छत्र, बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह आदि के माध्यम से दर्शाया गया है।
सांची में मुख्य स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप हैं। दूसरे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों और तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कण्व वंश। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।